हेलो एवरीवन। आज की इस वाली क्लास में हम लोग देखेंगे NIOS क्लास 12th इकोनॉमिक्स को। और क्लास 12th इकोनॉमिक्स से हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ ये स्पेलिंग गलत है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जिसके तहत आप इस चैप्टर को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, पहले एक छोटी सी कहानी के तौर पर आप कुछ बातों को समझिए। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक बात की कल्पना कीजिए कि आपको कहा जाता है कि भाई आप जाइए पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में, मतलब जैसे आपको भेज दिया गया पंजाब, आपको भेज दिया गया हरियाणा, आपको भेज दिया गया राजस्थान, आपको भेज दिया गया गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरह से पूरे भारत के तमाम राज्यों में आपको भेज दिया गया। और आपको कहा गया कि भाई इस साल जनवरी में कितने बच्चों का जन्म हुआ है उसका डेटा लेकर आओ। क्या कहा मैंने कहा आपको एक काम दिया गया और ये कहा गया कि जाओ भाई इस पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, वहाँ जाइए और ये मालूम करके आइए कि इस जनवरी में कितने बच्चों का जन्म हुआ। अब उसमें लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, है ना। तो आपने क्या करा, आप गए भाई पहले आप एक राज्य में गए। मान लीजिए आप पहले गए उत्तर प्रदेश में, फिर गए आप राजस्थान में, फिर गए आप गुजरात में, फिर गए आप मध्य प्रदेश, फिर गए आप महाराष्ट्र, फिर गए आप तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड, बिहार। इस तरह से आपने पूरे भारत के राज्यों में भ्रमण करा और वहाँ से आप इस डेटा को लेकर आ गए कि इस साल जनवरी में कितने कितने बच्चों का जन्म हुआ। अब डेटा तो आपके पास आ गया, तो ये डेटा तो कई पन्नों में जमा हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे यहाँ पर एक फ़ोटो भी दिखाया है। अब ये आ गया आपके पास डेटा, ये आ गया पूरा डेटा आपके पास कि इस साल भाई जनवरी में, इस साल जनवरी में कितने बच्चों का जन्म हुआ है, टोटल बर्थ। ठीक है, इंडिया में अलग अलग राज्यों से आप ये सारा डेटा लेकर आ गए। अब ये डेटा तो इतने सारे पन्नों में है, अब इससे आप एक कंक्लूजन कैसे निकालेंगे। अब आपको ये बोल दिया जाए कि भाई आप इस डेटा में से हमें ये कंक्लूजन करके बताइए कि पूरे भारत में कितने लड़कियों का जन्म हुआ है या कितने लड़कों का जन्म हुआ है। अब यहाँ पर आपके सामने एक दिक्कत आ जाएगी कि भाई इतने सारे पन्नों में से मैं क्या क्या छांटूं, कैसे बताऊं। कि पहले मैं अगर आपको यही कह दूं कि आपको ये बोल दिया गया बताओ भाई टोटल बर्थ बता दो। अब आप ये तो जो आपने ऊपर पन्ने देखे हैं ये तो आप हर राज्य का ला रखे हैं। इसमें आपका यूपी का भी है, इसमें आपका राजस्थान का भी है, इसमें महाराष्ट्र का भी है, इसमें तमाम राज्यों का है। अब यहाँ बोल दिया गया भाई टोटल इंडिया का बता दो हमें कितना हुआ। तो आपने क्या देखा इसमें कि आपको इतने सारे डेटा में से एक एवरेज डेटा आपको निकाल करके दे देना है यहाँ पर कि भाई लगभग पूरे भारत में कितने बच्चों का जन्म हुआ। आई बात समझ में? क्या कहा गया, ध्यान से सुनिए दोबारा। आपको शुरू में काम दिया गया कि आपने पूरे भारत में से अलग अलग राज्यों से ये मालूम करके आना है कि इस जनवरी में कितने बच्चों का जन्म हुआ। आप जा कर के डेटा ले आए, वो डेटा का इतना सारा बंडल आपके सामने जमा हो गया कागजों का। अब आपको बोला गया इस सारे डेटा में से हमें ये कॉन्क्लूड करके बताइए कि पूरे भारत में इस वर्ष कितने बच्चों का जन्म हुआ जनवरी में। तो आपने एक बात देखी होगी, यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है भले ही आपने इतना सारा डेटा इकट्ठा कर लिया है, हमें उस डेटा का एक एवरेज दे दो निकाल करके कि भैया इस साल जनवरी में इतने बच्चों का जन्म हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। एक और एग्जाम्पल देखिए। आपको बोला जाता है कि भाई जाओ पता करो कि पूरे दिल्ली में कितने लोग हैं जो 10वीं पास हैं।
आपको ये कहा गया कि पूरे दिल्ली में पता करो कितने लोग 10वीं पास हैं। तो आपने क्या करा, आप पूरे दिल्ली में घूमे, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब ये डेटा भी बहुत हो गया। फिर आपसे ये पूछा गया लास्ट में कि बताओ भाई इसमें से एवरेज मतलब कितनी पॉपुलेशन है जो कि 10वीं पास है। तो आपने फिर एक और बात नोट करी होगी कि आपसे डेटा तो बहुत सारा इकट्ठा करवा लिया गया और फिर आपसे एक एवरेज मांगा जा रहा है उसका कि भाई हमें पूरा उसका कंक्लूजन दे दो, रिजल्ट दे दो कि भाई इतने बच्चे पास हैं। ठीक है, आई बात समझ में आपको? मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको सारी बात आगे समझ में आएगी। एक और एग्जांपल देखिए। जैसा कि आप सभी अभी 12th में हैं तो जाहिर सी बात है आप सबने 10वीं पास करी होगी। इस 10वीं में आपके कुछ सब्जेक्ट रहे होंगे जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडी। ये सब आपके सब्जेक्ट रहे। अब मान लो हिंदी में आए आपके 50 नंबर, इंग्लिश में आए आपके 49 नंबर, ठीक है, और फिर से मैथ्स में भी आए आपके 49 नंबर, ठीक है, साइंस में आ गए आपके 52 नंबर और एसएसटी में आ गए आपके 50 नंबर। ये रहा आपका स्कोर कार्ड। ठीक है, अब ये बहुत सारा डेटा है। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे बोला गया भाई अपनी परसेंटेज बता दो हमें, कम शब्दों में बात को बयां करो यहाँ पर। तो आपने कहा भाई मेरी परसेंटेज क्या आ गई, 50% है जी मेरी। तो आपने अपने पूरा डेटा को एक कम शब्दों में या एक एवरेज निकाल करके आपने यहाँ पर दर्शा दिया। अब आपको मेरे दोनों एग्जाम्पल इससे पहले के बताए हुए समझ में आ रहे होंगे कि हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने क्या समझा था कि पूरी पॉपुलेशन का हमें डेटा लाना है अलग अलग स्टेट से। फिर एट लास्ट हमने बोला उसमें एवरेज बताओ भाई कितने बच्चों का जन्म हुआ जनवरी में। दूसरे वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको ये कहा कि ये मालूम करके आओ कि पूरे दिल्ली में 10वीं कितने लोग पास हैं। फिर लास्ट में आपसे ये बोल दिया गया कि एवरेज बता दो भाई कितने लोग पास हैं। लास्ट में आपकी 10वीं क्लास का ही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया और आपके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स का डेटा एक एवरेज फॉर्म में आपसे मांगा गया। तो आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे इन तीनों एग्जाम्पल में कि एक बहुत बड़े डेटा को आप एक सिंपल वैल्यू में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट लास्ट। यहाँ पर हमने 50% में इस बात को दिखा दिया। इससे पहले में हमने बोल दिया एवरेज पॉपुलेशन बता दो भाई कितने लोग पास हैं। इससे पहले वाले में हमने भी यही पूछा कि भाई एवरेज कितने बच्चों का जन्म हुआ है ना, टोटल एवरेज बर्थ बता दो। तो यही सब चीज़ों को क्या कहा जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब वापस आते हैं अपने चैप्टर पे कि जिसे हमने पढ़ना था। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसी को कहा जाता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं या एक पूरे डेटा में से एक सिंगल रिजल्ट ले लेते हैं जो पूरे डेटा को कम शब्दों में दर्शा देता है। डेफिनेशन की बात करेंगे तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, इट provides a single value for entire data distribution। एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड कर देता है एंटायर डेटा के लिए, ठीक है, जो कि हमें कम शब्दों में आगे चल के मिल जाती है जब हम इस डेटा को देखते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। और इसी को हम जो आपका ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इसी को हम एवरेज भी कह सकते हैं। तो आपने दो बातें क्या देखी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि एक बहुत बड़े डेटा का हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ जाता है जिसे हम एवरेज भी कह सकते हैं और इसी को हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमें इस चैप्टर में क्या क्या देखना है।
ध्यान से देखिएगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कह सकते हैं आप इसको, या आप इसको एवरेज भी कह सकते हैं और एवरेज भी कह सकते हैं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या इस एवरेज को हम कैसे निकालते हैं? पूरे डेटा में से हम एक सिंगल कॉन्क्लूजन निकाल रहे हैं या पूरे डेटा का हम एक एवरेज निकाल करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज। तो इसको निकालने के तरीके क्या होते हैं उसको हमने इस चैप्टर में समझना है, ठीक है। तो वो कौन कौन से तरीके हैं देखिए। सबसे पहला है हमारे पास मीन, दूसरा तरीका है हमारे पास मीडियन, तीसरा तरीका है हमारे पास क्वार्टाइल्स, चौथा तरीका है हमारे पास मोड, ठीक है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज के हम अलग अलग यहाँ पर टाइप्स देख रहे हैं। एक मीन है, एक मीडियन है, एक मोड है, एक क्वार्टाइल है। इन चारों तरीके से हम अपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को करेंगे आगे इस चैप्टर में। तो एट प्रेजेंट हम लोग किस पे ध्यान देंगे? अभी सबसे पहले हम समझते हैं मीन, कि ये मीन क्या है, इस मीन को कैसे निकाला जाता है, या पूरा इसका तरीका क्या है, ठीक है। अब आइए आप ध्यान से समझते रहिएगा, आपको धीरे धीरे करके सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको कहा सबसे पहले हम करेंगे मीन, हम मीन निकालना सीखेंगे, क्लियर है। अब इसको आप मीन कह लीजिए या अरिथमेटिक मीन भी कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही होगा, मीन या अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब इस अरिथमेटिक मीन को निकालने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है हमारे पास अज्यूम्ड मीन मेथड, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बातों को समझना है क्या समझाया जा रहा है, ठीक है। अज्यूम्ड मीन मेथड या इसी को आप कहते हैं शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, क्लियर। और तीसरा होता है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। अरिथमेटिक मीन की हम बात कर रहे हैं। अरिथमेटिक मीन के अंदर मैंने आपको तीन तरीके बताए, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड या आपका स्टेप डेविएशन मेथड। आगे बात समझ में, तीन तरीके बता दिए आपको। अब हम बारी बारी से इन तीनों मेथड को समझने की शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि अरिथमेटिक मीन अगर हमको निकालना है तो डायरेक्ट मेथड से कैसे निकलेगा, अज्यूम्ड मीन मेथड से या शॉर्टकट मेथड से कैसे निकाला जाएगा, या स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे निकाला जाएगा। तो ध्यान से बने रहिएगा आप क्लास में, कोई भी माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश ना करें अपना, आपको सारी बातें इसी क्लास में समझा दी जाएंगी। तो अरिथमेटिक मीन को हम निकालना शुरू करेंगे और सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे, कैसे निकाला जाएगा डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो मीन या अरिथमेटिक मीन, और इसको हम लोग सिंबल से अगर डिनोट करें तो ऐसे करते हैं, एक्स बनाएंगे और एक्स के ऊपर ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये मीन का सिंबल है। तो हम मीन निकाल रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। तो इसके लिए हमारे पास डेटा है,
डेटा क्या है कि भाई क्लास में 7 बच्चों के, ध्यान सुनिएगा, क्लास में 7 बच्चों के नंबर कुछ आए हैं, तो आप इनका मीन निकाल के बताइए या अर्थमेटिक मीन निकाल के बताइए। ठीक है, तो क्या क्या मार्क्स हैं पहले वो देख लीजिए आप। किसी के 5 नंबर हैं, किसी के 11 नंबर हैं, किसी के 16 नंबर हैं, किसी के 17 हैं, किसी के 19 हैं, किसी के 24 हैं, किसी के 30 हैं। ये है मार्क्स। ठीक है, तो जो भी हमारे पास डेटा इस तरह से आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका x से। किससे? x से। तो ये आ गया हमारे पास x। ठीक है, ये हमने लिख दिया 5, 11, 16, 17, 19, 24, 30। और इस तरफ हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा 7 बच्चों के ये नंबर हैं। अब हमें बच्चा पता नहीं है कौन कौन सा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये नंबर है, मतलब किस बच्चे के कितने नंबर हैं। एक बच्चे के 5 नंबर हैं, एक के 11 हैं, एक के 16 हैं, एक के 17 हैं, एक के 19 हैं, एक के 24 हैं और एक के 30 हैं। क्लियर बात? हम मीन निकाल रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। तो हमारे पास ये टोटल कितना आया इसको समझते हैं। अगर हमें 5, 11, 16, 17 इन सब को अगर हम काउंट करें तो हमारे सामने टोटल आएगा 122। ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 ये हैं टोटल 7। ठीक, तो जब भी आप लोग अपना मीन निकालते हैं और हम इस तरीके का टोटल करते हैं तो उस टोटल को यहाँ पर इस तरह के सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है बच्चों टोटल, मतलब हिंदी में कहो तो कुल। क्लियर बात? आगे समझ में? तो हमारे पास टोटल मार्क्स का अगर हमने कैलकुलेशन करा तो वो कितना आया हमारे पास? 122। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ x लिख सकते हैं। टोटल ऑफ x कितना आया हमारे पास? 122। और ये हमारे पास क्या है? नंबर, मतलब 7 बच्चों के टोटल नंबर अगर हम जोड़ दें तो 122 नंबर हैं। तो हम लोग देख रहे हैं डायरेक्ट मेथड। हम क्या देख रहे हैं? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड किस चीज का? मीन निकालने का। डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का या अर्थमेटिक मीन निकालने का। और डायरेक्ट मेथड अर्थमेटिक मीन निकालने का क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ ये जो हमने x को कैलकुलेट करा, और नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब यहां पर कितने बच्चे थे टोटल, इनको कर देना है और डिवाइड करके जो आएगा वो हमारा होगा। या इस बात को अगर हम सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिखेंगे? यहां देखो, मीन का ये साइन हो गया इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ x अपॉन n, ऐसे लिखेंगे। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यही चीज हुई, सिग्मा ऑफ x। तो हमारे पास कितना आया? सिग्मा ऑफ x हमारे पास है 122 डिवाइडेड बाय n। n कितना था हमारे पास? 7। इसे हमने इस 7 से डिवाइड करा। इसे काटने के बाद हमारे सामने आता है 17.43। पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट तक ही आप कैलकुलेशन को ले जाएं, उससे आगे ना ले जाएं। तो ये हमारे पास आया 17.43 हमारा मीन डायरेक्ट मेथड से। किससे? ये बात भी ध्यान देनी है कि हम डायरेक्ट मेथड से अभी मीन को निकालना शुरू कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया अभी कि हम लोग मीन निकालना सीख रहे हैं। मीन किस तरीके से? डायरेक्ट मेथड के थ्रू। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या देखा? एक तरफ डेटा लिखा, एक तरफ नंबर लिखे, फिर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कर लो अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या इसको हमने सिंबल में बताया सिग्मा ऑफ x अपॉन n। तो हमने इस तरह से कैलकुलेशन करी 122 डिवाइडेड बाय 7। तो हमारे सामने मीन क्या निकल के आ गया? हमारा 17.43 एज पर डायरेक्ट मेथड। मैंने आपको शुरू में ही यहाँ पर 3 तरीके बताए हैं मीन निकालने के: डायरेक्ट मेथड,
अज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड को हम लोग समझ चुके हैं इस वाले एग्जांपल में। अब हम लोग करेंगे कौन सा, अज्यूम्ड मीन मेथड को, कि किस तरह से इसमें मीन निकाला जाता है। तो अब हम लोग यहां पर करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू। कैसे? अज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू। अज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू सवाल क्या था हमारे सामने, देखते हैं कि कुछ फर्म्स हैं जिनका एक्सपोर्ट जो है वो किस किस हिसाब से हो रखा है, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़ और 90 करोड़। ये है हमारे सामने। ठीक है भाई, फर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल फर्म है हमारे सामने 9। एक्सपोर्ट मतलब ये डेटा है तो इसे हम एक्स से डिनोट करेंगे। इसका पूरा टोटल करा तो हमारे सामने आया 450। और मैंने आपको पहले कहा इसे जिग्मा से करेंगे, जिग्मा मतलब टोटल, तो टोटल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 450। तो फर्म आ गई, एक्सपोर्ट आ गया। अब इसके बाद हमारे सामने क्या है कि भाई एज्यूम्ड मीन से कैसे निकाले। तो एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का सिंबल ये हुआ a प्लस सिग्मा d अपॉन n। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है अज्यूम्ड मीन से निकालने का। तो अज्यूम्ड मीन के लिए आपको क्या करना है, एक और चीज ध्यान से देखना। हमारे पास इसमें से अगर आप देखें तो आप इसमें से किस किस चीज को जान रहे हैं। मीन का सिंबल आप पहचान गए, सिग्मा ऑफ डी को आप नहीं पहचान पा रहे हैं, ए को नहीं पहचान पा रहे हैं, एन तो आपको मालूम है कि सर एन हम इसे बोलते हैं जो यहाँ पर आता है, ये नंबर ऑफ कंपनी। तो ये रन 9। ये ए और ईडी क्या है, तो ईडी मतलब नहीं है, ये सिग्मा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। और डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हम डी निकालेंगे। और डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए। तो डी निकालने का फॉर्मूला x माइनस ए होता है, लेकिन हमारे पास तो ये केवल x है, ये a क्या हुआ। तो जैसा आप नाम ही में देख रहे हैं अज्यूम्ड मीन मेथड है, तो हम यहाँ पर किसी एक संख्या को मीन मान लेंगे, उसको अज्यूम कर लेंगे कि ये मीन है। तो यहाँ पर हम अज्यूम किसको कर रहे हैं, इनमें से किसी भी एक को आप मीन मान सकते हैं, 10 20 30 40 50 60 किसी को भी। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग 60 को अपना अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। ठीक है भाई, मिल गया हमें a इज इक्वल टू, हमने 60 को अपना अज्यूम्ड मीन घोषित कर दिया। अब हमें d निकालना है, तो d निकालने के लिए x माइनस ए। तो x तो ये रहा, तो सर 10 ये रहा, इस 10 में से उसको माइनस करो, 10 माइनस क्या a कितना है 60। तो ये कितना आएगा, आप बोलेंगे कि 10 में से 60 कैसे जा सकता है। तो जब भी ऐसी कैलकुलेशन आपके सामने आए जिसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या को आपने माइनस करना है, तो आप वहाँ पर वैसे ही माइनस करेंगे जैसे बड़ी संख्या से छोटी को माइनस करते हैं। क्या कहा मैंने, छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या को माइनस करने की बात चल रही है तो आपने क्या कर देना है, आपने बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर देना है। जैसे यहाँ 10 माइनस 60 है, तो 10 में से 60 कैसे जाएगा, हम 60 में से 10 को ही माइनस कर लेते हैं। तो 60 में से 10 गए तो बच गए भाई मेरा 50। लेकिन हम यहाँ पर 50 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर -50। क्यों, क्योंकि हमने इसको छोटे से बड़े में माइनस करा है, तो माइनस का सिंबल जरूर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए डी निकला ये। अब 20 के लिए डी क्या निकलेगा, 20 का डी क्या है भाई, तो x माइनस ए, यहाँ 20 है ये, इसके लिए भी a तो सेम ही रहेगा। तो 20 में से 60 कैसे जाएगा, जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे -40। फिर इसी तरीके से 30 माइनस 60, 30 में से 60 कैसे गया, तो 60 में से 30 चले गया तो बचा 30, लेकिन माइनस का है तो माइनस का साइन लगा दिया। अब 40 माइनस 60 तो कितना आया 20, लेकिन माइनस का,
क्योंकि छोटे से बड़े को माइनस कर रहे हैं तो आप माइनस का साइन लगाएंगे। फिर आया 50 माइनस 60, तो यहाँ क्या आ गया -10। फिर आ गया 60 माइनस 60, ये तो भाई 0 हो गया। फिर क्या हुआ 70 माइनस 60, अब 70 में से 60 तो चले जाता है भाई, ये तो नॉर्मल सी बात है, हमें मालूम है। फिर 80 माइनस 60, ये कितना हुआ 20। फिर 90 माइनस 60, ये कितना हुआ 30। तो हमारे सामने पूरा का पूरा डेटा अब तैयार है। क्या डेटा तैयार है? हमारे पास डी निकल के तैयार है। तो डी हमारे पास क्या क्या है आप ध्यान से देखें, 50, 40, 30, 20, 10, ये सारे माइनस में हैं और ये 0 को छोड़ो, फिर बाकी है 10, 20, 30। ठीक है, तो हमने बोला हमारे फॉर्मूले में हमें चाहिए सिग्मा ऑफ डी। अब सिग्मा ऑफ डी का मतलब तो हम जान गए हैं कि भाई सिग्मा का मतलब होता है टोटल ऑफ डी। तो टोटल ऑफ डी तो हमने ये निकाल दिए, सारे डी हैं ये, इसको हम ऐड कर लेते हैं। लेकिन जब इस तरह के ऐड हमको करने होते हैं या इस तरह की संख्याओं का हमने जोड़ निकालना होता है जिसमें कुछ संख्याएं माइनस में हैं और कुछ प्लस में हैं, तो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान से देखिएगा। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले प्लस वाले जितने भी हैं उनको आप ऐड कर दीजिए एक साथ, और जितने माइनस वाले हैं उनको भी एक साथ ऐड कर दीजिए। क्या कहा मैंने? सबसे पहले प्लस साइन वालों को ऐड कर दीजिए, फिर उसका जितने माइनस साइन वाले हैं उनको भी ऐड कर दीजिए। तो ठीक है सर, आपने कहा कि अगर ऐसा करना है तो लो हम इसको कर देते हैं। प्लस वाले ये हैं 10, 20, 30, इसको कर लेते हैं हम ऐड। 20 और 10 30 और 30 60। तो ये लो जी, ये तो हो गया हमारे प्लस वाले 60। फिर इसके बाद आपने बोला माइनस वाले सारे ऐड कर लो। तो माइनस वाले क्या हैं 50, 40, 30, 20, 10। तो ये कितना 50 और 40 90 और 30 120 और 120 और 120 140 और ये 10 150। तो ये आ गया 150। लेकिन इसके आगे क्या साइन लगेगा? माइनस का, क्योंकि ये सब माइनस के हैं। तो कुछ हमारे पास प्लस 60 हैं, कुछ माइनस 60 हैं। तो हमने करना क्या था, हमने तो इन सबको जोड़ना था। तो जोड़ेंगे कैसे? 60 प्लस माइनस 150, 60 प्लस माइनस 150, यही कर रहे हैं ना हमने तो इन सबको जोड़ना है। तो आधे तो प्लस 60 है, आधे हैं प्लस माइनस, है ना? आधे तो प्लस 60 है और आधे हैं माइनस 150। क्लियर? अब इन दोनों को हमने जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका क्या होता है? प्लस 60 का मतलब प्लस 60, प्लस का साइन लगाते नहीं है सामने, अगर हो भी तो जिस संख्या के आगे प्लस नहीं लगा है तो मतलब वो प्लस ही होता है, और जिसके आगे माइनस लगा है वो माइनस होता है। कहने का मतलब ये है माइनस का सिंबल आपको दिखाना पड़ेगा, प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो 60 प्लस माइनस 50, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 60 माइनस 150। क्योंकि आपने अगर गणित थोड़ी बहुत मैथ्स करी होगी तो जो एक जैसे सिंबल होते हैं, अगर प्लस प्लस है तो प्लस होगा, माइनस माइनस है तो भी प्लस होगा, और जब प्लस माइनस या माइनस प्लस है तो दोनों सूरतों में माइनस ही होगा। मतलब अगर एक जैसे सिंबल हैं तो प्लस होगा, और दोनों अलग अलग हैं, एक प्लस है एक माइनस, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस होगा। आगे बात समझ में? तो हमारे पास यहाँ पर क्या है देखो, मैंने आपको क्या कहा, अगर प्लस प्लस होते दोनों साइन तो हम प्लस करते, और अगर प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ एक है प्लस और एक है माइनस, तो प्लस माइनस हुआ माइनस। अब 60 में से 150 कैसे जाएगा, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि जब भी ऐसा होता है कि छोटे में से बड़े को घटाना है तो हम इसको घटाने के लिए वैसे ही देखेंगे जैसे बड़े से छोटे को घटाना हो। तो बड़े से छोटा मतलब 150 में से अगर 60 को माइनस करें तो हमारे सामने आएगा 90। क्लियर? लेकिन हम सिंबल लगाएंगे माइनस का। ठीक है, आगे बात समझ में? तो सिग्मा ऑफ डी हमारे पास कितना आया? -90। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ इसमें आसानी से समझाई है। अगर कोई बात आपको समझ में ना आ रही हो तो आप एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देखें। ठीक है,
पहली बारी में समझ नहीं भी आएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब से दोबारा देखेंगे आपको निश्चित तौर पे बातें समझ में आएंगी, ठीक है। और लिख लिख के करना इन सवालों को। चलो तो भाई हमारे पास सिग्मा ऑफ डी आ गया 90। तो सर अब इसका क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ देखो लिखा हुआ है। तो ये है मीन का सिंबल इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, सिग्मा डी अपॉन एन। तो ये हमारे सामने हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हमने चीज़ों को एज इट इज डाल देना है। ए मतलब अज्यूम्ड मीन हमने कितना माना था 60, सिग्मा ऑफ डी हमारे पास कितना आ गया था -90, एन कितना था हमारे पास, ये नंबर यहाँ पर ये था 9, तो ये आ गया 9, ठीक है। अब इसको हम आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9 से इसको काट दो, 9 1 ज़ा 9 0, तो ये बन गया -10। तो 60 प्लस ब्रैकेट में -10। अब आप सभी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जब दो अपोजिट सिंबल होंगे तो माइनस होगा, प्लस माइनस है तो माइनस, तो 60 - 10 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 50। तो हमारा मीन क्या निकल के आया या हमारा एवरेज क्या निकल के आया 50। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट हमारा जो था 50 का मतलब या 50 करोड़ का एवरेज निकल करके आया हमारा एक्सपोर्ट, और ये हमने निकाला अज्यूम्ड मीन के मेथड के तहत, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो जो मैंने आपको अभी तक समझाया कि किस तरीके से आपने ये करना है, ठीक है। बात क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझना कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें समझी। मैं दोबारा यहाँ पर आपको रिकैप कराता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या जिसे हम एवरेज भी कह सकते हैं। इसके हमने अलग अलग मेथड देख लिए, तरीके देख लिए कि मीन है, क्वार्टाइल है, मीडियन है, मोड है, हमने ये सब सीखना है इसके अंदर। सबसे पहले हम मीन को समझ रहे हैं। मीन को समझने के हमने देखे यहाँ पर हमारे पास थे 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मेथड या शॉर्टकट मेथड, और तीसरे नंबर पे स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों में से मैंने आपको बताया डायरेक्ट मेथड को हम सबसे पहले करेंगे। डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको समझाया कि मीन का सिंबल क्या होता है, ये होता है एक्स के ऊपर ऐसा करके। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या इसको हम सिंबल से डिनोट करते हैं सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा का मतलब मैंने आपको बताया होता है टोटल, ठीक है। तो x क्या होता है हमारा साथ हमारे पास डेटा A 5 11 जो इस तरह का डेटा होगा इसे हम बोलते हैं x। इसका हमने टोटल करा, यहाँ फीड करा, तो हमारे पास 17.43 का मीन आया। इसके बाद मैंने आपको मीन में सेकंड मेथड बताया जिसका नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। इस अज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करते हैं, सेम सवाल होता है, सेम तरह की चीज़ें होती हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक अज्यूम कर लेते हैं, एक मीन मान लेते हैं x में से। अब यहाँ पर x क्या था, ये 10 20 30 40 50 60 इस तरह की संख्याएं थी। इसमें से हमने इस 60 को अपना मीन घोषित कर लिया, इसको हमने मीन मान लिया। फिर उसके बाद हमने इससे क्या निकाला d, ये d नाम की नई चीज़ थी। इस d को निकालने का तरीका क्या था, x - a। x ये था, a हमारा था अज्यूम्ड मीन जो हमने 60 को माना था। उस तरह से हमने पर्टिकुलर हर डेटा के सामने, जैसे 10 के लिए d निकला -50, फिर उसके बाद 20 के लिए निकला -40, फिर 30 के लिए निकला -30, इस तरह से पूरी चीज़ें चलती रही। और जो हमारे पास पूरी कैलकुलेशन करके चीज़ें आई उसमें मैंने आपको बताया कि जब प्लस माइनस के 2 सिंबल हों तो पहले प्लस वालों को प्लस करो और माइनस वालों को भी आपस में प्लस करो, लेकिन उनके आगे सिंबल माइनस का लगेगा। फिर प्लस करा दोनों को, तो मैंने आपको बताया जब 2 सिंबल अलग होते हैं ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर, एक प्लस है एक माइनस है, तो ऐसे वाले उसमें हम इन दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं माइनस में, क्योंकि 2 जब अपोजिट सिंबल होंगे जैसे माइनस और प्लस है तो उसको हम हमेशा माइनस लिखेंगे, और अगर प्लस प्लस हैं तो उसको प्लस ही लिखेंगे, ठीक। तो उसके आगे चलते हुए यहाँ पर 60 हुआ, यहाँ प्लस माइनस को हमने माइनस लिखा, -150। तो छोटे में से बड़े को हम माइनस करते हैं तो हम इसको वैसे ही माइनस करते हैं जैसे बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, लेकिन हम सिंबल यहाँ पर माइनस का लगा देते हैं, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पर हमने अज्यूम्ड मीन का जो हमारे पास फॉर्मूला था, एक सेकेंड, जो हमारे पास अज्यूम्ड मीन का यहाँ पर फॉर्मूला था, हमने उस फॉर्मूला को यहाँ पर पुट करा। फॉर्मूला क्या था, a प्लस सिग्मा d अपॉन n।
ए हमारे पास क्या था 60, सिग्मा ऑफ डी हमारा निकला था 90 और एन हमारे पास था 9। इस तरह की कैलकुलेशन को हमने करा तो 9 नीचे था, 90 था, तो -10 से ये कटा और फिर प्लस माइनस के सिंबल थे, तो फिर ब्रैकेट जब खोल दिए तो यहाँ पर आ गया माइनस का साइन। तो 60 में से 10 को करा तो हमारे पास आया 50 और एट लास्ट हमारे पास पहुँचा 50 का मीन निकल के आया अज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू। आप ध्यान से देखिएगा, हमने मीन को अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद हम जो आगे समझने वाले हैं इसी में हम आगे की चीज़ों को करेंगे, ठीक है। तो मीन चैप्टर को या जो आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर में आपने आज के उसमें देखा है मीन आपने दो तरीके से देखा। कौन सा? एक देखा आपने डायरेक्ट मेथड और दूसरा देखा आपने अज्यूम्ड मीन मेथड का, ठीक है। तो ये दो चीज़ें रही। इसके आगे वाली क्लास में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और जो नए नए और भी इसमें चीज़ें हैं उनको भी आगे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।